नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म यूपीएससी हिंदी ऑडियो चैनल पर। हम आपको अपने चैनल पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित ऑडियो कक्षाएं उपलब्ध करा रहे हैं। हम जानते हैं कि परीक्षा की तैयारी एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया हो सकती है। बिल्कुल, और इसलिए हम यहाँ हैं ताकि आपकी तैयारी को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद कर सके। नमस्ते। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। भारतीय संविधान कैसे बना और क्या चीजें इसे खास बनाती हैं। जी। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं, एक किताब के अंश जो इस पूरी कहानी को बताते हैं। बिल्कुल, ये स्रोत हमें उस दौर में ले जाते हैं जब भारत अपनी किस्मत खुद लिखने की तैयारी कर रहा था। हम देखेंगे कि संविधान सभा का विचार कैसे जन्मा, ये सभा कैसे बनी और इसने कैसे एक ऐसा संविधान तैयार किया जो आज भी हमारे देश की नींव है। तो हमारा इरादा है कि इन स्रोतों से वो मोती चुन लें जो हमें इस प्रक्रिया और संविधान की आत्मा को समझने में मदद करें। कहाँ से शुरू करें? संविधान सभा की मांग ये कैसे उठी? हाँ, देखिए, इसकी शुरुआत होती है 1934 में। 1934? जी, जब एम.एन. रॉय, जो उस समय भारत में वामपंथी आंदोलन के एक बड़े नाम थे, उन्होंने पहली बार एक संविधान सभा का विचार सामने रखा। अच्छा। इसके ठीक बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी आधिकारिक तौर पर यह मांग उठाई। और फिर 1938 में पंडित नेहरू ने कांग्रेस की तरफ से एक अहम घोषणा की। उन्होंने कहा कि आज़ाद भारत का संविधान ऐसी सभा बनाएगी जिसे वयस्क मताधिकार, हाँ, यानी सभी बालिग लोगों के वोट से, जी, वोट से चुना जाएगा और इसमें किसी बाहरी ताकत का दखल नहीं होगा। ये तो बड़ी बात थी उस समय। हाँ, ये स्वराज की तरफ एक बड़ा कदम था। ब्रिटिश सरकार ने शुरू में तो आनाकानी की, लेकिन आखिरकार 1940 के अगस्त प्रस्ताव में सैद्धांतिक तौर पर इस मांग को मान लिया। मान तो लिया, पर कहानी इतनी सीधी नहीं थी, है ना? बिल्कुल नहीं। फिर 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स ब्रिटिश सरकार का एक प्रस्ताव लेकर भारत आया। क्रिप्स मिशन। जी, इसमें कहा गया था कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस मिलेगा और एक संविधान सभा बनाई जाएगी। लेकिन मुस्लिम लीग ने इसे ठुकरा दिया। क्यों ठुकराया? उनकी क्या मांग थी? मुस्लिम लीग चाहती थी कि भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। अच्छा। और दोनों के लिए अलग अलग संविधान सभाएं हों। क्रिप्स प्रस्ताव में ये बात नहीं थी, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। तो फिर रास्ता कैसे निकला, मतलब सभा बनी कैसे? रास्ता निकला 1946 के कैबिनेट मिशन से। कैबिनेट मिशन। हाँ। इस मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग तो नहीं मानी, लेकिन एक ऐसी योजना पेश की जिससे मुस्लिम लीग काफी हद तक कह सकते हैं राजी हो गई। अच्छा। और इसी योजना के आधार पर नवंबर 1946 में हमारी संविधान सभा का गठन हुआ। अच्छा, तो ये सभा बनी कैसे? कौन लोग थे इसमें? स्रोत इसकी बनावट के बारे में क्या बताते हैं? स्रोत बताते हैं कि कुल 389 सदस्य होने थे। 389? जी, इनमें से 296 ब्रिटिश भारत के प्रांतों से आने थे और 93 देसी रियासतों से। और सीटों का बंटवारा? वो आबादी के हिसाब से किया गया था, मोटे तौर पर हर 10 लाख लोगों पर एक सीट। और ये सदस्य चुने कैसे गए? क्या सीधे जनता ने वोट दिया था जैसे आज होता है? नहीं, चुनाव सीधे नहीं हुए थे। ब्रिटिश प्रांतों की सीटें 3 मुख्य समुदायों, मुस्लिम, सिख और सामान्य, में उनकी आबादी के अनुपात में बांटी गईं। ठीक है। और हर समुदाय के प्रतिनिधियों को प्रांतीय असेंबली में उसी समुदाय के सदस्यों ने चुना। प्रांतीय असेंबली ने? हाँ। तरीका था आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत। अच्छा, वो प्रोपोर्शनल वाला। जी, वही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आसान शब्दों में कहें तो ऐसा सिस्टम जिससे छोटे समूहों को भी प्रतिनिधित्व मिल सके। समझ गई। और रियासतों के सदस्य, उनका क्या हुआ? रियासतों के प्रतिनिधियों को वहां के राजा या प्रमुख मनोनीत करने वाले थे। मनोनीत मतलब नॉमिनेटेड? जी, नॉमिनेटेड। तो कुल मिलाकर ये सभा आंशिक रूप से चुनी हुई थी और आंशिक रूप से मनोनीत। मिली जुली। हाँ, और जो चुने हुए सदस्य थे उन्हें भी प्रांतीय असेंबलियों ने चुना था, जिन्हें खुद सीमित वोटिंग अधिकार के आधार पर चुना गया था। समझ गई। तो ये सभा के काम कैसे करती थी? पहली बैठक कब हुई इसकी? पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। दिसंबर 46? जी। लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। वो अलग पाकिस्तान पर अड़े थे। हाँ, वो तो थे ही। इसलिए सिर्फ 211 सदस्य ही शामिल हुए। उस दिन सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, जैसा फ्रांस में होता है। अच्छा, टेम्पररी चेयरमैन। और स्थायी अध्यक्ष? बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए। राजेंद्र प्रसाद जी। जी। और दिलचस्प बात यह है कि सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी।
2 उपाध्यक्ष, ये तो इंटरेस्टिंग है। हाँ। फिर आया वो दिन जब पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। स्रोत बताते हैं कि ये 13 दिसंबर 1946 की बात है। इस प्रस्ताव की क्या अहमियत थी? ये बहुत अहम था। मतलब इसने एक तरह से संविधान का खाका और उसकी आत्मा तय कर दी। आत्मा कैसे? इसमें भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बनाने का संकल्प था। इसमें सभी नागरिकों के लिए न्याय, बराबरी, आजादी का वादा था। अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा की बात थी। इसी प्रस्ताव का बदला हुआ रूप हमारे संविधान की प्रस्तावना बना। अच्छा, जो प्रियम्बल है। जी, प्रियम्बल। इसे 22 जनवरी 1947 को सबने मिलकर स्वीकार किया। लेकिन फिर तो देश का बंटवारा हो गया और भारत आजाद हो गया। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का इस सभा पर क्या असर पड़ा? हाँ, बिल्कुल। इस अधिनियम ने 3 बड़े बदलाव किए। 3? क्या थे वो? पहला, सभा पूरी तरह संप्रभु बन गई, सॉवरेन, यानी अब वो अपनी मर्जी से कोई भी संविधान बना सकती थी। और पुराने कानून? अंग्रेजों के बनाए किसी भी कानून को बदल या खत्म कर सकती थी। ठीक है। दूसरा ये कि संविधान सभा अब विधायिका भी बन गई, लेजिस्लेचर। मतलब डबल रोल? हाँ, एक तरह से। इसके 2 काम हो गए, संविधान बनाना और देश के लिए आम कानून बनाना। अच्छा। जब ये संविधान सभा के तौर पे काम करती तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष होते, और जब विधायिका के तौर पर तो जीवी मावलंकर। अच्छा, ये फर्क था। और तीसरा बदलाव? तीसरा, मुस्लिम लीग के सदस्य, जाहिर है जो पाकिस्तान वाले इलाकों से थे, वो सभा से अलग हो गए। हाँ, बंटवारे के बाद। जी, तो सदस्यों की संख्या 389 से घटकर 299 रह गई। काफी कम हो गई। अच्छा, संविधान बनाने के अलावा सभा ने और क्या क्या महत्वपूर्ण काम किए? हाँ, कुछ और भी बड़े फैसले लिए हैं। जैसे मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता पक्की की, कॉमनवेल्थ में। हाँ, 22 जुलाई 1947 को हमारे तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। तिरंगा? जी। और 24 जनवरी 1940 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया। जनगण मन और वंदे मातरम। बिल्कुल। और उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना। 24 जनवरी 1950 को, संविधान लागू होने से ठीक 2 दिन पहले। जी हाँ। इस पूरे काम में समय कितना लगा? स्रोत कुछ बताते हैं? हाँ, स्रोत बताते हैं कि कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। लगभग 3 साल? जी, काफी लंबा समय। इस दौरान 11 बैठकें हुई, करीब 60 देशों के संविधानों को खंगाला गया। 60 देश? हाँ, और संविधान के मसौदे पर, मतलब ड्राफ्ट पर 114 दिन बहस चली। खर्च भी करीब 64 लाख रुपए आया उस समय। 64 लाख? उस जमाने में तो ये बहुत बड़ी रकम होगी। इतना बड़ा काम यकीनन कई समितियां बनी होंगी। बिल्कुल, कई समितियां थी, लेकिन सबसे खास थी प्रारूप समिति, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी। हाँ, ड्राफ्टिंग कमेटी। उसके अध्यक्ष तो डॉक्टर अंबेडकर थे, है ना? जी हाँ, डॉक्टर BR अंबेडकर। ये 29 अगस्त 1947 को बनी थी। इस समिति का काम क्या था? मतलब नाम से तो लगता है ड्राफ्ट बनाना। हाँ, इनका मुख्य काम था सभी समितियों के सुझावों को मिलाकर संविधान का पहला मसौदा तैयार करना, ड्राफ्ट तैयार करना। ठीक है। इन्होंने फरवरी 1948 में पहला ड्राफ्ट पेश किया। फिर इस पर आम लोगों, विशेषज्ञों की राय ली गई, बहस हुई, सुझाव आए। जनता की राय भी ली गई? हाँ, उस पर विचार विमर्श हुआ। उन सब के आधार पर दूसरा ड्राफ्ट अक्टूबर 1948 में तैयार हुआ। और फिर अंतिम रूप कैसे दिया गया? डॉक्टर अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को फाइनल ड्राफ्ट सभा में पेश किया। इस पर कई दिनों तक बहस चली, क्लॉज बाय क्लॉज, खंड दर खंड विचार हुआ। काफी गहन चर्चा हुई होगी। बहुत। आखिरकार 26 नवंबर 1949 को संविधान जैसा सभा ने तय किया, पारित हो ये प्रस्ताव पास हुआ। 26 नवंबर 1949, संविधान दिवस। जी, उस दिन मौजूद 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया और अपना लिया गया। क्या ये उसी दिन से लागू भी हो गया, पूरा का पूरा? पूरा नहीं। उस दिन संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स। जी। नागरिकता, चुनाव, अंतरिम संसद जैसे कुछ जरूरी हिस्से 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए। अच्छा, कुछ चीजें तुरंत लागू हो गई। हाँ, लेकिन बाकी का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी ही क्यों? इस तारीख में क्या खास था? कुछ तो होगा। हाँ, ये तारीख बहुत सोच समझकर चुनी गई थी। क्यों? क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। अच्छा, लाहौर अधिवेशन के बाद? जी।
उसी ऐतिहासिक दिन की याद में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में चुना गया। ये तो बड़ी दिलचस्प कहानी है। स्रोत में कुछ और रोचक बातें भी हैं, मतलब छोटी मोटी डिटेल्स। हाँ, कुछ छोटी मगर मजेदार बातें हैं, जैसे संविधान सभा की मोहर पर हाथी का निशान था। हाथी, सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ। शायद। और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा वो शख्स थे जिन्होंने पूरे संविधान को अपने हाथों से सुंदर इटैलिक अक्षरों में लिखा था। कैलीग्राफी की थी। वाह, हाथ से लिखा पूरा संविधान। जी हाँ, और इसे सजाने का काम शांति निकेतन के कलाकारों नंदलाल बोस और बियोहर राममनोहर सिन्हा ने किया था। हर पन्ने पर कलाकारी है, कमाल है। तो ये थी संविधान बनने की कहानी। अब आते हैं इसकी विशेषताओं पर। स्रोत बताते हैं कि ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है ना? ऐसा क्यों है? हाँ, बिल्कुल है। इसके कई कारण हैं। एक तो भारत खुद इतना बड़ा और विविधताओं से भरा देश है। हाँ, विविधता तो बहुत है। दूसरा, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का इस पर गहरा प्रभाव है, जो खुद बहुत लंबा चौड़ा दस्तावेज था। अच्छा, वो एक्ट। जी। तीसरा, केंद्र और राज्यों, उस समय जम्मू कश्मीर को छोड़कर, के लिए एक ही संविधान बनाया गया, अलग अलग नहीं। और चौथा, जैसा मैंने कहा, संविधान सभा में कानून के जानकारों का दबदबा था, वकीलों का, तो उन्होंने हर पहलू को बारीकी से शामिल किया। अच्छा, इसलिए इतना डिटेल्ड है। दूसरी खासियत बताई गई है कि इसे कई अलग अलग स्रोतों से लिया गया है। क्या ये बस नकल है? कई लोग कहते हैं उधार का थैला है। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने खुद कहा था कि इसे दुनिया के तमाम संविधानों को छानने के बाद बनाया गया है, लेकिन ये नकल नहीं है। तो फिर क्या है? जैसे शासन का ढांचा काफी हद तक 1935 के एक्ट से लिया गया। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, अमेरिका से प्रेरित हैं। अच्छा। तो नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, आयरलैंड से। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। लेकिन इन सब को भारतीय जरूरत और माहौल के हिसाब से ढाला गया है। ये उधार लेना नहीं, बल्कि दुनिया भर के अच्छे विचारों को मतलब सोच समझकर अपनाना था। ठीक है। एक और दिलचस्प बात, ये ना तो बहुत कठोर है ना बहुत लचीला। रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का मिक्सचर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि संविधान में बदलाव करना, अमेंडमेंट करना, ना तो ब्रिटेन की तरह बिल्कुल आसान है, जहां संसद सामान्य कानून की तरह बदलाव कर सकती है। हाँ, वहां तो सिंपल मेजॉरिटी से हो जाता है। और ना ही अमेरिका की तरह बेहद मुश्किल। हमारे यहाँ अनुच्छेद 368 में बदलाव के दो मुख्य तरीके हैं। क्या तरीके हैं? कुछ हिस्सों को संसद के विशेष बहुमत से बदला जा सकता है, स्पेशल मेजॉरिटी, मतलब 2/3 उपस्थिति और मतदान, साथ ही कुल सदस्य संख्या का बहुमत। ये मुश्किल है थोड़ा। हाँ, और कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सों के लिए, जैसे संघीय ढांचे से जुड़े मुद्दे, उनके लिए इस विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी भी जरूरी है। अच्छा, राज्यों की सहमति भी चाहिए। जी। और कुछ चीजें तो सामान्य बहुमत से भी बदली जा सकती हैं, जो अनुच्छेद 368 के दायरे में नहीं आती। तो ये एक संतुलन बनाने की कोशिश है। समझ गई। और शासन व्यवस्था, ये संघीय है या एकात्मक, फेडरल या यूनिटरी? स्रोत बताते हैं कि इसमें दोनों के गुण हैं। बिल्कुल। भारत का ढांचा संघीय है, फेडरल है, मतलब केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है, लिखित संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये सब फेडरल फीचर्स हैं। लेकिन इसमें एकात्मकता यानी यूनिटरी फीचर्स, केंद्र को मजबूत बनाने वाले तत्व भी बहुत हैं। जैसे शक्तिशाली केंद्र, एकल नागरिकता, मतलब पूरे देश की एक ही नागरिकता, राज्यों की अलग नहीं। हाँ, अमेरिका की तरह ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है। बिल्कुल। फिर एकीकृत न्यायपालिका है, मतलब सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचली अदालतों तक एक ही सिस्टम। राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति होती है। अखिल भारतीय सेवाएं हैं, IAS, IPS। और सबसे बड़ी बात, आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस, जिनमें सारी शक्ति केंद्र के पास आ जाती है। हाँ, इमरजेंसी में तो सब सेंट्रल हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ये एकात्मकता की ओर झुकाव वाला संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर विद अ यूनिटरी बायस। अच्छा, और संविधान में फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं है ना? नहीं, बल्कि राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है अनुच्छेद 1 में। इसका मतलब है कि राज्य किसी समझौते से नहीं जुड़े हैं और उन्हें भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है। सरकार के स्वरूप के बारे में क्या? हमने ब्रिटेन जैसी संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों अपनाई? प्रेसिडेंशियल क्यों नहीं? हाँ, ये एक बड़ा सवाल था उस समय। हमने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली की जगह ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली चुनी। इसमें कार्यपालिका यानी सरकार, विधायिका यानी संसद के प्रति जवाबदेह होती है। मंत्री संसद के सदस्य होते हैं।
हाँ, उन्हें सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। जी, राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। असली शक्ति प्रधानमंत्री और कैबिनेट के पास होती है। ये व्यवस्था समन्वय और सहयोग पर आधारित मानी गई। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच टकराव कम होता है इसमें। लेकिन क्या ये ब्रिटेन की हूबहू नकल है? पूरी तरह नहीं। दो बड़े अंतर हैं। क्या है वो? ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी। वो कोई भी कानून बना सकती है। भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है, संविधान सर्वोच्च है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। और न्यायपालिका कानूनों की समीक्षा कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू। ये बड़ा फर्क है। और दूसरा, ब्रिटेन का राष्ट्राध्यक्ष राजा या रानी होते हैं, जो वंशानुगत है, हेरिडिटरी। भारत का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जो चुना जाता है। इसलिए भारत एक गणराज्य है, रिपब्लिक। सही कहा। न्यायपालिका की बात आई, स्रोत कहते हैं कि हमारे यहाँ एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है, इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट। इसका क्या मतलब है? एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड का मतलब है कि पूरे देश के लिए एक ही न्यायिक प्रणाली है। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, टॉप पे। हाँ, फिर राज्यों में हाई कोर्ट और फिर नीचे जिला और अन्य अदालतें। ये सभी अदालतें केंद्र और राज्य दोनों के कानूनों को लागू करती हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं है। वहां संघीय और राज्य कानून के लिए अलग अलग जुडिशियल सिस्टम है। अच्छा, और स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट? स्वतंत्र का मतलब है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका के दबाव से मुक्त रखा गया है। कैसे? जजों की नियुक्ति का तरीका, उनके कार्यकाल की सुरक्षा, उनके वेतन भत्ते जो संचित निधि पर भारित होते हैं, ऐसे कई प्रावधान हैं ताकि वे बिना डरे, बिना किसी के फेवर के निष्पक्ष होकर काम कर सकें। ये तो बहुत जरूरी है। और नागरिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। हाँ, ये तो संविधान का दिल है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। कितने अधिकार हैं? अभी 6 मुख्य अधिकार हैं। पहले 7 थे। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। अब है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 22, जी, अनुच्छेद 32, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। इसका मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आपके मौलिक अधिकार छीने जाते हैं तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की नींव है और न्यायोचित है, जस्टिसेबल है, यानी इन्हें कोर्ट द्वारा लागू करवाया जा सकता है। अधिकारों के साथ साथ कुछ कर्तव्यों या दिशा निर्देशों की भी बात होती है। नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। ये क्या है? हाँ, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या निर्देश देते हैं? ये सरकार के लिए एक तरह के दिशा निर्देश हैं कि उन्हें कानून बनाते और लागू करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लक्ष्य है एक कल्याणकारी राज्य बनाना, वेलफेयर स्टेट, जहां सामाजिक और आर्थिक न्याय हो। क्या ये भी अधिकारों की तरह लागू करवाए जा सकते हैं? नहीं, ये गैर न्यायोचित हैं, नॉन जस्टिसिएबल, यानी इन्हें कोर्ट से लागू नहीं करवाया जा सकता। लेकिन ये शासन के लिए मूलभूत, फंडामेंटल माने गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स केस में कहा था कि संविधान मौलिक अधिकारों और निर्देशक तत्वों के संतुलन पर टिका है। दोनों जरूरी हैं। और मौलिक कर्तव्य? फंडामेंटल ड्यूटीज। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये मूल संविधान में नहीं थे। अच्छा, बाद में जोड़े गए? हाँ, इन्हें 1976 में 42वें संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया, भाग 4A में। ये क्या कहते हैं? ये नागरिकों के लिए कुछ कर्तव्य तय करते हैं, जैसे संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और गान का आदर करना, देश की एकता बनाए रखना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना वगैरह। अभी 11 कर्तव्य हैं। क्या ये भी गैर न्यायोचित हैं? हाँ, ये भी निदेशक तत्वों की तरह गैर न्यायोचित हैं। मतलब इनके उल्लंघन पर सीधे कोई कानूनी सजा नहीं है, पर ये नैतिक जिम्मेदारी की तरह हैं। एक और अहम विशेषता, धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। नो ऑफिशियल स्टेट रिलीजन। ठीक है। राज्य सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता है और किसी भी नागरिक के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता। क्या ये पश्चिमी सेक्युलरिज्म जैसा है? उससे थोड़ा अलग है। पश्चिमी सेक्युलरिज्म में धर्म और राज्य के बीच एक सख्त दीवार होती है, बिल्कुल अलग। भारत में ऐसा नहीं है।
इसे सर्वधर्म समभाव की सकारात्मक अवधारणा कहा जा सकता है। राज्य धर्म में जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप भी कर सकता है, जैसे सामाजिक सुधारों के लिए। संविधान में ये कहाँ दिखता है? प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द, जो 42वें संशोधन से जोड़ा गया। मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, 15 धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं, 16 सरकारी नौकरियों में अफसर की समानता और खासकर अनुच्छेद 25 से 28 जो धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं, और निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 44 जो समान नागरिक संहिता का लक्ष्य रखता है। कुछ और खास बातें जो इन स्रोतों में उभरी हैं, जल्दी से बताएं। हाँ, कई और हैं, जैसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, वोट देने का अधिकार। जी 18 साल, पहले 21 थी, 61वें संशोधन से बदली, कि हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय। बिल्कुल। और एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, यानी आप सिर्फ भारत के नागरिक हैं, किसी राज्य के अलग से नहीं, जैसा अमेरिका में होता है। ठीक है। चुनाव आयोग, CAG, UPSC जैसी स्वतंत्र संस्थाएं, इंडिपेंडेंट बॉडीज जो बिना सरकारी दबाव के काम करती हैं। ये भी जरूरी है लोकतंत्र के लिए। हाँ, फिर आपातकालीन प्रावधान, राष्ट्रीय, राज्य, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, जो देश की एकता और सुरक्षा के लिए हैं। और 73वें 74वें संशोधन से पंचायतों और नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देकर त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था, 3 tier गवर्नमेंट। जी, जो दुनिया में अनोखी है। हाल ही में 97वें संशोधन 2011 ने सहकारी समितियों, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी संवैधानिक दर्जा दिया है। इतनी सारी खूबियों के बावजूद स्रोत संविधान की कुछ आलोचनाओं का भी जिक्र करते हैं। क्या क्या आलोचनाएं हैं? हाँ, आलोचनाएं भी हुई हैं और जानना जरूरी है। कुछ ने इसे उधार का थैला या पैबंदगिली कहा, मतलब बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि बहुत सी चीजें दूसरे देशों से ली गईं। ये तो आम आलोचना है। हाँ। कुछ ने इसे 1935 के एक्ट की कार्बन कॉपी कहा, क्योंकि उसका बहुत प्रभाव है। कुछ आलोचकों ने इसे गैर भारतीय या भारत विरोधी तक कह दिया। ऐसा क्यों? उनका कहना था कि ये पश्चिमी मॉडल पर आधारित है और इसमें गांधीवादी दर्शन जैसे ग्राम स्वराज या कुटीर उद्योगों पर जोर उसकी कमी महसूस की गई। अच्छा, और इसके बहुत लंबे और जटिल होने के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग भी कहा गया, लॉयर्स पैराडाइज, कि आम आदमी के लिए समझना मुश्किल है। ये बात तो कुछ हद तक सही लगती है। और ये आलोचना भी हुई कि संविधान सभा सीधे जनता द्वारा नहीं चुनी गई थी, इनडायरेक्ट इलेक्शन था, इसलिए पूरी तरह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। हाँ, अडल्ट फ्रेंचाइज पर नहीं बनी थी। जी, और ये भी कि ये ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों पर बनी थी, कैबिनेट मिशन प्लान पर, इसलिए ये पूरी तरह संप्रभु सॉवरेन नहीं थी। ठीक है, यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि हम सिर्फ स्रोत में दर्ज आलोचनाओं को बता रहे हैं, इन पर अपना कोई फैसला नहीं सुना रहे। बिल्कुल, ये जानना जरूरी है कि क्या क्या कहा गया। तो हमने देखा कि भारतीय संविधान बनाना एक बहुत बड़ा और जटिल काम था। इसमें बहुत सोच विचार लगा, दुनिया भर से सीखा गया और भारत की अपनी जरूरतों का ध्यान रखा गया। बिल्कुल, ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, ये भारत की उम्मीदों और आकांक्षाओं का प्रतीक है। इसकी खासियत इसकी लंबाई या जटिलता ही नहीं, बल्कि वो संतुलन है जो इसने साधने की कोशिश की है। कैसा संतुलन? कठोरता और लचीलेपन के बीच, संघवाद और एकात्मकता के बीच, अधिकारों और जिम्मेदारियों के बीच, परंपरा और आधुनिकता के बीच। और जैसा कि स्रोत बताते हैं, इसमें समय के साथ बदलाव भी हुए हैं। अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन हुए, मौलिक कर्तव्य जोड़े, पंचायती राज आया, सहकारी समितियां जुड़ी। ये दिखाता है कि ये एक जीवित दस्तावेज है, लिविंग डॉक्यूमेंट। हाँ, और यही हमें एक सोचने वाली बात पर छोड़ जाता है कि संविधान का ये लगातार विकसित होना, ये जो अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, क्या ये इसके बनाने वालों की दूरदृष्टि दिखाता है कि उन्होंने एक लचीला ढांचा बनाया, या ये सिर्फ समय के साथ बदलती जरूरतों के हिसाब से ढलते जाने की मजबूरी है?